नमस्कार साथियों, कैसे हैं मेरे सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। बहुत अच्छा। देखिए कि आज मैं आपको फिफ्थ चैप्टर शुरू कर रहा हूं और ये कहा जाए सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। ये सेकेंड यूनिट जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका वेटेज बहुत अधिक है। यह 80 नंबर की यूनिट है और इसमें 3 चैप्टर हैं। क्या? तो जो फर्स्ट चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्वाभाविक है, इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग इस प्रकार का होगा या टर्मिनोलॉजी वर्ड आएंगे, जो टर्मिनोलॉजी वर्ड यदि आपको पता है, यदि आप उनका मीनिंग जानते तो इसको आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। अदरवाइज इसका मीनिंग नहीं है तो आप चाहे कुछ भी कर लें, दिमाग से आपके निकल जाएगा। तो जेनेटिक्स पढ़ते समय फर्स्ट चैप्टर जो है, मतलब इसका जेनेटिक्स पढ़ते समय आप विषय ध्यान रखें, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि सीधे सीधे कहा जाए वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता। वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता, पहले तो ये चैप्टर का नाम देख लीजिए, ठीक है। तो ये अब इसमें मैं कुछ जो मैंने कहा था ना कि शब्दावली का प्रयोग होगा, कुछ शब्दों का मतलब आएगा, उन शब्दों का मीनिंग आपको आना बहुत आवश्यक है। तो इसी वजह से तो सबसे पहला जो मीनिंग मैं लिखने जा रहा हूं वह है हेरिडिटी, आनुवांशिकता। ठीक है। तो आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, ये आपको आना चाहिए सबसे पहला। तो मतलब जैसे ये आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको इसका मतलब आना चाहिए। जैसे इनहेरिटेंस को हिंदी में कहा जाता है वंशागति, यानी वंश की गति बने रहे, वंश की गति बनी रहे। वंश की गति कब बनी रहेगी? जब किसी जीव के कैरेक्टर अगले जनरेशन में पहुंचेंगे। जब किसी जीव के कैरेक्टर अगले जनरेशन में पहुंचेंगे तभी तो मुख्य रूप से किसी के वंश की गति बनी रहेगी। इसी वजह से इसको नाम दे दिया वंशागति। क्या नाम दिया गया? वंशागति नाम दिया गया। क्लियर? पहली बात तो ये समझ लें। तो हेरिडिटी आनुवांशिकता की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? सीधी सीधी बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति, तो अपन यहां ह्यूमन की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। मतलब क्या कह दिया कि किसी व्यक्ति के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। और ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं? ऐसे लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो ये मतलब क्या हो गया? इसकी डेफिनेशन हो गई सीधे सीधे, किसी व्यक्ति के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि मेरे जो कैरेक्टर हैं वह कैरेक्टर मेरी नेक्स्ट पीढ़ी यानी मेरे पुत्र या पुत्री को प्राप्त हो, मेरे पुत्र या पुत्री को प्राप्त हो, यानी सन एंड डॉटर को प्राप्त होते हैं। तो स्वाभाविक है वह जो प्रोसेस, वह जो क्रिया है पहुंचने की, तो उसी को क्या कहा जाता है? हेरिडिटी कॉल किया जाता है या आनुवांशिकता के नाम से जाना जाता है। तो मेरे जो कैरेक्टर कह रहा है, तो वह कैरेक्टर क्या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इन्हीं को मुख्य रूप से, इन्हीं कैरेक्टर को क्या कह दिया गया? हेरिडिटी कैरेक्टर कहा गया। इन कैरेक्टर को क्या नाम दे दिया गया? हेरिडिटी कैरेक्टर के नाम से जाना गया। तो सबसे पहले तो मुख्य रूप से ये इसकी डेफिनेशन। तो इसको इंग्लिश में कैसे डेफिनेशन बता सकती है? तो देखिए,
द transmission of character from one generation of an organism to other is called हेरिडिटी। देखिए लिख दिया, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब कि सीधे सीधे ट्रांसमिशन किसका, कैरेक्टर का, कहां से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होता है तो उसको कहा जाता है दिस कैरेक्टर आर कॉल्ड हेरिडिटी कैरेक्टर। लिख दीजिए, दीज कैरेक्टर आर कॉल्ड हेरिडिटी कैरेक्टर। तो ठीक है, तो ये डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो सबसे पहले तो मुख्य रूप से क्या हुआ ये, अब एक वर्ड और आता है, क्या एक वर्ड और आता है, ये फर्स्ट हुआ, इसका मतलब आना चाहिए तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा आता है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। तो सीधे सीधे मुख्य रूप से कह दिया जाए, क्या क्या कह दिया जाए, सीधे सीधे सिंपल डेफिनेशन, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। क्लियर? तो ये डेफिनेशन दे सकते हो कि क्या बता सकते हो, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो स्वाभाविक है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से आनुवांशिक तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों लिख लो, मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं बोर्ड पर, आप लिख लीजिए, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड था, जेनेटिक जो शब्द था, इस शब्द का प्रयोग फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया था यह है 1905 में। वैटसन एक साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट थे, वैटसन एक साइंटिस्ट थे। वैटसन साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से प्रयोग किया था इस शब्द का। लेकिन फादर जो है जेनेटिक्स के, फादर कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब आपको इनसे ही काम पड़ेगा इस चैप्टर में। क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वह मुख्य रूप से किसके फादर थे, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के फादर थे। तो अब आपको वास्ता जो पड़ेगा, मतलब अब आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो मेंडल के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे मतलब जब भी। तो सबसे पहले तो ये चीज ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आता है दूसरा पोर्शन इसका, वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं,
विभिन्नताएं। तो सुनिए, विभिन्नताओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेरिएशंस। प्रत्येक जाति के जीवों में आकार के रूप से, शारीरिक रूप से या अन्य किन्हीं कारण से जो अंतर पाया जाता है, वही अंतर मुख्य रूप से क्या कहलाती है? विभिन्नताएं कहलाती हैं। लिखिए परिभाषा, डेफिनेशन। किसी भी जाति के दो जीवों या दो से अधिक जीवों के बीच में पाए जाने वाले आकार की, शारीरिक या अन्य कोई लक्षणों में जो अंतर पाया जाता है, वही अंतर विभिन्नताएं कहलाती हैं। देखिए, यहां तो मैंने एक जाति की बात की, यानी कि जैसे एक जाति से मैं रिलेशन बता दूं, मानव का जो जाति है वह क्या है? सेपियंस है। तो सेपियंस को यदि अपन देखें तो बहुत अंतर पाया जा रहा है, रूप रंग लक्षण वगैरह सभी चीजों में। क्या रूप रंग लक्षण मतलब जो है वो बहुत डिफरेंस पाया जा रहा है। मैं तो वहां ना जाते हुए मैं तो बात कर रहा हूं कि एक ही माता पिता की जो अगली जो पीढ़ी की संतान है, अगली पीढ़ी की, अगली जनरेशन की जो ऑफ स्प्रिंग है, उसमें माता पिता से तो जो डिफरेंस पाया जाता है, जो वेरिएशंस पाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ यदि दो भाई बहन है उनमें भी वेरिएशंस पाया जाता है। वह तो छोड़िए, यदि डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं, क्या डाइजाइगोटिक ट्विंस है, तो मुख्य रूप से उनमें भी अंतर पाया जाता है। तो ये जो अंतर एक जाति के जीवों में पाया जा रहा है, या एक ही माता पिता की दो संतानों के बीच में पाया जा रहा है, या डाइजाइगोटिक ट्विंस के बीच में मुख्य रूप से जो अंतर पाया जा रहा है, इन्हीं को मुख्य रूप से वेरिएशंस या विभिन्नताएं कहा जाता है। तो ये आपकी क्या होती है? वेरिएशंस या मुख्य रूप से विभिन्नताएं होती हैं। वेरिएशंस के क्या रीजंस हो सकते हैं? वेरिएशंस के क्या कारण हो सकते हैं? क्या वेरिएशंस के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले आप और हम लोग वेरिएशंस के टाइप्स को देखते हैं। तो देखिए, या इन्हीं के अंतर्गत रीजंस भी आ जाएंगे, मैं बता दूंगा। देखिए, तो सबसे पहला जो है वह है एनवायरमेंट वेरिएशन। तो एनवायरमेंट वेरिएशंस क्या होते हैं? इस प्रकार के वेरिएशन जो एनवायरमेंट फैक्टर के कारण ओरिजिन होते हैं। एनवायरमेंट फैक्टर के कारण, जैसे ताप है मतलब टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, क्या टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, या लाइट है, इनके कारण मुख्य रूप से जो वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? एनवायरमेंट वेरिएशन कहा जाता है। ये वेरिएशंस जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होते हैं, इनकी डेथ के फलस्वरूप ही मुख्य रूप से समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे वेरिएशन मुख्य रूप से क्या कहलाते? एनवायरमेंट वेरिएशंस कहलाते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज मुख्य रूप से यही मैं लिख रहा हूं, एक कई बुक्स में तो मुख्य रूप से इस टाइप को उसी के अंतर्गत लिख दिया गया एनवायरमेंट। तो सोमैटिक वेरिएशंस, यहां मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, वातावरणीय विभिन्नता। देखिए, ये सोमैटिक वेरिएशन यानी कायिक विभिन्नता। तो देखिए, इस प्रकार की विभिन्नताएं, इस प्रकार के वेरिएशंस जो सोमैटिक सेल्स में उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार के वेरिएशन जो सोमैटिक सेल्स में उत्पन्न होते हैं, उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? सोमैटिक वेरिएशंस या कायिक विभिन्नता कहा जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए सोमैटिक सेल्स क्या होती है। अभी एक आएगा जर्मिनल सेल्स या जर्म सेल्स, तो मैं यही दोनों का मतलब बता देता हूं
कि टेस्टिज एंड ओवरी की सेल्स को हटा दिया जाए, टेस्टिज एंड ओवरी की सेल्स को हटा दिया जाए जिनसे ओवा और स्पर्म फॉर्मेट होते हैं, तो उनको छोड़कर अपने बॉडी की सभी अंगों की जो सेल्स होती हैं उनको सोमैटिक सेल्स या कायिक सेल्स कहा जाता है, कायिक कोशिका कहा जाता है। जब वेरिएशन मुख्य रूप से इन कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं तो उन्हीं को मुख्य रूप से क्या कहा गया, सोमैटिक वेरिएशन या कायिक विभिन्नता कहा जाता है। तो ये विभिन्नताएं चूंकि पैदा होने के बाद उत्पन्न होती हैं, जन्म के बाद उत्पन्न होती हैं, वातावरण में आने के कारण उत्पन्न होती हैं, तो इस वजह से कुछ बुक्स ने या कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये दोनों एनवायरमेंट वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन एक ही होते हैं। लेमार्क नामक साइंटिस्ट ने तो मुख्य रूप से जो सोमैटिक वेरिएशन है इनको एक्वायर्ड वेरिएशंस के रूप में जाना है, उपार्जित लक्षण के रूप में, यानी जन्म होने के बाद, बर्थ के बाद मुख्य रूप से ये उत्पन्न होते हैं, इस वजह से कहा उपार्जित यानी एक्वायर्ड वेरिएशंस। क्या, एक्वायर्ड विभिन्नता यानी कि उपार्जित विभिन्नताएं जो जन्म के बाद उत्पन्न होती हैं उन्हीं को मुख्य रूप से क्या कहा गया, सोमैटिक वेरिएशंस कहा गया। तो लेमार्क ने इनके लिए उपार्जित वर्ड या एक्वायर्ड वर्ड मुख्य रूप से उपयोग किया था। तो सबसे पहली तो मुख्य रूप से ये। दूसरा, तीसरा मुख्य रूप से आता है, देखिए हेरिडिटी वेरिएशन, या इनको मुख्य रूप से आप और हम लोग जेनेटिक वेरिएशंस के नाम से भी, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेरिडिटरी वेरिएशंस, देखिए इस प्रकार के वेरिएशंस जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, इस प्रकार के वेरिएशंस जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं उनको कहा जाता है हेरिडिटरी वेरिएशंस कहा जाता है। यानी कि जंतुओं को, एनिमल्स को यह जन्म से ही प्राप्त होते हैं, या जंतुओं को, एनिमल को वे जन्म से ही प्राप्त होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है हेरिडिटरी वेरिएशंस के नाम से जाना जाता है। देखिए फिर आता है जर्मिनल, ये सेल्स के आधार पर, अभी जो मैंने बताया था, यह आनुवांशिक, देखिए बोथ मीडियम्स आर कवर, विशेषता मतलब ये विशेष ध्यान रखें, आनुवांशिक, आनुवांशिक विभिन्नता, राइटिंग थोड़ी सी बस अपनी वैसी है, थोड़ा सा गड़बड़, सुधारने की कोशिश तो बहुत करता हूं मैं। जर्मिनल वेरिएशन यानी सीधे सीधे कहा जाए जर्मिनल कोशिका। अब ये सेल्स क्या होती हैं, अभी मैंने बताया था टेस्टिस और ओवरी की सेल्स को, टेस्टिस एंड ओवरी यानी वृषण और अंडाशय के अंदर जो सेल्स होती है उनको मुख्य रूप से क्या कहते हैं, जर्मिनल सेल्स कहते हैं। जब वेरिएशन इन सेल्स में उत्पन्न होते हैं, जब वेरिएशन इन सेल्स में उत्पन्न होते तो उस समय इनको कहा जाता है जर्मिनल वेरिएशन। और ये वेरिएशंस जब इन सेल्स में उत्पन्न होते हैं तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनका ट्रांसमिशन होता रहता है। वास्तविक तौर पर लाभदायक जो वेरिएशंस है, लाभदायक जो वेरिएशंस है, जो इवोल्यूशंस को पैदा कर रहे हैं, जो इवोल्यूशंस को पैदा कर रहे हैं, तो वो यही वेरिएशंस हैं। ये वेरिएशंस तो मृत्यु के बाद समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु के बाद समाप्त हो जाते हैं। एनवायरनमेंट में आने पर मुख्य रूप से द्वारा से लर्निंग मेथड के द्वारा सीखे आते हैं, डेवलप होते हैं, उपार्जित होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं। तो आवश्यक कौन से हैं, क्योंकि यह डेवलपमेंट कौन कर रहा है, ये वेरिएशन, इवोल्यूशन कौन कर रहा है, ये वेरिएशंस कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर अडप्टेशन करने का फंक्शन कौन कर रहा है, ये वेरिएशंस कर रहे हैं, ठीक है ना। अस्तित्व बनाए रखने का फंक्शन कौन कर रहा है, ये वेरिएशंस कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, लाभदायक इसी वजह से कहा बेनिफिशियल जो वेरिएशंस है वो कौन से हैं,
हेरिडिटरी वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशंस के नाम से जाना। ये वेरिएशंस दो टाइप्स के बता दिए साइंटिस्ट ने। कितने टाइप्स के बताए? दो। नंबर एक, सतत कंटिन्यूअस, क्या बता दिया? कंटिन्यूअस। दूसरा असतत वेरिएशंस, विभिन्नताएं। तो यहां क्या लिख दें? डिसकंटिन्यूअस। देखिए, वास्तविक तौर पर इसमें भी जो लाभदायक हैं, जो बेनिफिशियल है, वो कौन सी है? ये है। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से ये म्यूटेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। ये वाली म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होती हैं। तो इस वजह से कुछ वैज्ञानिक तो यही कह देते कि ये म्यूटेशन ही है। क्या? तो देखिए, सबसे पहले सतत वेरिएशंस या विभिन्नताएं, कंटिन्यूअस वेरिएशंस मुख्य रूप से क्या होते हैं? इस प्रकार के वेरिएशन जो सूक्ष्म एवं अस्पष्ट होते हो, इस प्रकार के वेरिएशन जो सूक्ष्म एवं अस्पष्ट होते हो, ये फ्लक्चुएटिंग होते हो। कैसे होते हो? फ्लक्चुएटिंग होते हो। तो वह मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं? सतत विभिन्नताएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये मात्रात्मक और संख्यात्मक होते हैं। मात्रात्मक मतलब रूप रंग में परिवर्तन हो जाए, किसी की उंगली छोटी, किसी की उंगली बड़ी। संख्यात्मक मुख्य रूप से जब शरीर के किसी अंग में संख्या में परिवर्तन आ जाए तो उसको कह दिया जाता है न्यूमेरिकल चेंज या संख्यात्मक परिवर्तन। तो ये जो विभिन्नताएं, वही विभिन्नताएं क्या कहलाती? कंटिन्यूअस वेरिएशंस कहलाती हैं। विशेष ध्यान रख ले, सूक्ष्म और अस्पष्ट है, फ्लक्चुएटिंग है। विशेष ध्यान पर, सूक्ष्म, अस्पष्ट, फ्लक्चुएटिंग है। मुख्य रूप से ये ध्यान रख लीजिए। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस मुख्य रूप से क्या होते हैं? इस प्रकार के जो वेरिएशंस जो बड़ी होती हो, लार्ज होती हो, स्पष्ट होती हो, मतलब दिखाई देती हो जनरेशंस में, और धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी पीढ़ी पहुंचकर मुख्य रूप से स्थायी रूप से एक नई जाति को उत्पन्न करते हो या न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हो, तो उसी को कह दिया जाता है डिसकंटिन्यूअस यानी असतत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये म्यूटेशन है। ये क्या है? एक प्रकार के म्यूटेशन है, यानी कि म्यूटेशन के कारण ही मुख्य रूप से ये उत्पन्न होते हैं वेरिएशन। कौन से? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कौन से वेरिएशन? डिसकंटिन्यूअस। देखिए, समझने में कभी भी मत शर्माना। समझने में शर्माए तो समझ लो जीवन भर शर्माते रहोगे। क्यों? क्योंकि जब समझने में शर्माओगे तो समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा तो नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे दिमाग में नहीं जाएगा, और आपका नौकरी नहीं लगेगी, और नौकरी नहीं लगेगी तो आप अपने जो फ्रेंड का है बगल वाला, तो उसकी नौकरी लगेगी कि उसने श्रम नहीं की थी। तो फिर क्या होगा कि जब निकलोगे तो उससे श्रम कर जाओगे, ऐसे मुंह फेर लो। अपने को मुंह नहीं फेरना है। मेरे रहते हुए बायोलॉजी में, ये विशेष तौर पर मैं दावा करता हूं कि बायोलॉजी में मेरे रहते हुए आपको मुंह नहीं फेरना है। बायोलॉजी का कोई भी अच्छे से अच्छा टॉपिक क्यों ना हो, कोई भी कंपटीशन का टॉपिक क्यों ना हो, कोई भी 11th-12th का पोर्शन क्यों ना हो, आपको मैं ऐसे रटा दूंगा, बस सिर्फ देखते जरूर रहें। क्या? तभी कर पाऊंगा। आप जो सोचो कि घर पे बैठे बिना मतलब मेरी वीडियो खोले आप मतलब वो करते हैं, तो मैं नहीं कर सकता। ये विशेष ध्यान रखें। जेनेटिक्स में आपको उंगलियों पर रटा दूंगा, उंगलियों पर रटा दूंगा। वो कोई कहे कि हाँ सर ने जेनेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ा है, ठीक। तो ये चीज मुख्य रूप से क्या है? जर्मिनल वेरिएशंस के मुख्य रूप से क्या बता दिए? टाइप्स बताए। अब मुख्य रूप से इसको मैं मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जल्दी से, चलिए मिटाल रहा हूं मैं। ओके, अच्छे बच्चे हो गए, अब तो समझने लगे बात को। देखिए, अब वेरिएशंस के रीजन, क्या कारण हो सकते हैं वेरिएशंस के? कॉजेज मतलब कारण, कॉजेज ऑफ वेरिएशंस।
विभिन्नता के कारण। देखिए राइटिंग में मैं बहुत सुधार ला रहा हूं आप लोगों की वजह से। हाँ नहीं, मेरी राइटिंग बहुत ऐसी है कि मुझे स्वयं नहीं मैं पहचान पाता हूँ। जब मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ ना तो मैं नहीं पहचान पाता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि राइटिंग थोड़ी सी सुधर जाए। तो कॉजेज ऑफ वेरिएशंस यानी कि विभिन्नता के क्या कारण, क्या विभिन्नताओं के कारण हो सकते हैं। मेन विभिन्नताओं के जो कारण होते हैं तो वही आनुवांशिक रीजन्स हैं, क्या जेनेटिक्स रीजन है, हेरिडिटी रीजन्स हैं। तो कौन कौन से मुख्य रूप से देखिए। नंबर 1, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। पहला यानी कि क्या कह सकते हैं, चेंज इन नंबर एंड चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहां मतलब ये भी कह सकते हैं चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ जीन। क्या, चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ जीन के विन्यास में परिवर्तन। यहां मैं लिख दूं जीन के विन्यास में परिवर्तन। भाई क्रोमोसोम की जो संरचना है, तो क्रोमोसोम की संरचना में मेन कौन से पोर्शन, जीन है। तो यदि जीन का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाए, जीन का जो अरेंजमेंट है वह चेंज हो जाए, तो मुख्य रूप से एक नया लक्षण उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप एक नया लक्षण उत्पन्न होता है। यानी कि ये जो लक्षण उत्पन्न हुआ वो पूर्व के जीव जिससे उत्पन्न हुआ उससे भिन्न हो गया, उससे क्या हो गया, डिफर हो गया। तो स्वाभाविक है इस कारण से। दूसरा पॉइंट बता सकते हैं, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। तो देखिए क्या बता सकते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो स्वाभाविक है, जैसे बताया जाता है कि 46 ह्यूमन में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यदि इनकी नंबर चेंज कर दी जाए, इनकी संख्या में मुख्य रूप से परिवर्तन ला दिया जाए कि 45 हो जाए, कि 47 हो जाए, या अन्य कोई संख्या हो जाए, तो जिसके फलस्वरूप वह जो ऑफ स्प्रिंग पैदा हुआ है, वह जो लक्षण आया है, वह निश्चित तौर पर अपने पेरेंट कैरेक्टर से डिफर होगा। तो स्वाभाविक है कि ये मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। आज आप देख लीजिए व्हीट मतलब फसल है जो रहे क्रॉप्स, तो अच्छी अच्छी जो क्रॉप्स जो आज प्राप्त हो रही हैं वो इसी फॉर्मूले के तहत प्राप्त हो रही हैं। क्या, इसी फॉर्मूले के, यानी कि उनके क्रोमोसोम की नंबर चेंज कर दी जा रही है। क्या, डिप्लॉयड से ट्रिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड से टेट्राप्लॉयड मुख्य रूप से बनाकर मुख्य रूप से गेहूं की कई जातियों का डेवलपमेंट किया जा चुका है। कई जातियां मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की वेराइटीज बनाई जा चुकी है। तो ये मुख्य रूप से आपकी क्या बता सकती है, ये थर्ड आप पॉइंट क्या बता सकते हैं, जीन की संरचना में परिवर्तन। देखिए, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। देखिए, जीन ही कैरेक्टर का एक मूल वो है, यानी कि कैरेक्टर जो अपने पाए जाते हैं वह कहाँ होते, जीन पर होते। यानी कि प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक स्पेशल जीन पाया जाता है। यदि इस जीन की स्ट्रक्चर को परिवर्तित कर दिया जाए, क्या उस जीन की स्ट्रक्चर को परिवर्तित कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर जो अगली जनरेशन होगी, अगली जो पीढ़ी आएगी, तो वह लक्षण
उस पीढ़ी में 100% चेंजेबल होगा या अनुपस्थित होगा। यदि उस जीन को आपने अनुपस्थित कर दिया तो वो कैरेक्टर अनुपस्थित हो जाएगा। यदि किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन कर दिया तो वह लक्षण परिवर्तित हो जाता है। तो इस वजह से कह दिया गया चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। यदि जीन की स्ट्रक्चर परिवर्तित कर दिया तो भी मुख्य रूप से एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्राप्त होता है या न्यू कैरेक्टर वाला ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये मुख्य रूप से बताया जाता है। फोर्थ बता सकते हैं, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेंट या सेक्सुअल क्रॉसिंग ओवर लिख दूं, सेक्सुअल क्रॉसिंग ओवर यानी लैंगिक जनन के समय जो जीन विनिमय की क्रिया होती है, लैंगिक जीन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, तो ये सभी को पता है कि ह्यूमन जो है मतलब लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स करते हैं उन्हीं में वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं, उन्हीं से एक न्यू स्पीसीज उत्पन्न होती है। कभी भी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वाले एनिमल में इवोल्यूशंस प्रोसेस नहीं होती है, ये आप लोगों को पता है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं पाई जाती है। सीधे सीधे वह माइटोसिस डिवीजन के दौरान ही अपनी नंबर बढ़ाते चले जाते, जनरेशन टू जनरेशन पहुंचते चले जाते। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मुख्य रूप से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मुख्य रूप से सीधे सीधे क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, म्योसिस डिवीजन होता है। अपन तो ये मान लो म्योसिस डिवीजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, अर्थात जीन विनिमय की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से न्यू कैरेक्टर डेवलप होते। जब ये क्रॉस करते हैं तो एक न्यू कैरेक्टर मुख्य रूप से डेवलप होता है। तो ये कुछ है कॉजेज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशंस विभिन्नताओं के कारण। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा मतलब ले लीजिए स्क्रीनशॉट ये। ठीक है, तो फिर अब इसके बाद आता है कि महत्व, वेरिएशंस के क्या महत्व होते हैं। तो ठीक है, तो ये वेरिएशंस लिखा ही हुआ है, तो यहां मैं सिर्फ महत्व लिख देता हूं, इंपोर्टेंस क्या महत्व होते। तो देखिए, तो सीधे सीधे सबसे पहला महत्व तो यही है कि एनिमल में ये एडेप्टेशन पैदा करते हैं। क्या? अडेप्टेशंस पैदा करते हैं एनिमल में। अडेप्टेशन यानी अनुकूलन, और अनुकूलन का मतलब जानते हैं अपने आप को वातावरण के अनुकूल करना। क्लियर? इन शॉर्ट देखिए, कोई जरूरत नहीं है कि मतलब ज्यादा वो किया जाए। दूसरा पॉइंट बता सकते हैं, वेरिएशंस के कारण ही प्रत्येक एनिमल अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। विशेष ध्यान रखें, एनवायरमेंट में प्रत्येक एनिमल अपने आप के अस्तित्व को वेरिएशंस के कारण ही बनाए रखता है। ये विशेष पॉइंट है, नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस। देखिए पीछे जाइए, असतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताएं, यहां लिख दूं न्यू कैरेक्टर फॉर्म करते हैं। क्लियर? यानी कि अभी मैंने बताया था कि डिसकंटिन्यूअस के फलस्वरूप न्यू कैरेक्टर डेवलप होते हैं, यानी उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन। ठीक है, म्यूटेशन। क्लियर? वेरिएशंस के कारण ही
के कारण ही न्यू स्पीसीज, नई जाति की न्यू स्पीसीज का ओरिजिन होता है। ठीक है, इवोल्यूशन वेरिएशंस के कारण ही होता है, विशेष तौर पर ध्यान रख लें। ठीक है ना, तो ये मुख्य रूप से क्या बता सकते हैं, कुछ इंपोर्टेंस है जो आप बता सकते हैं वेरिएशंस के। तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। तो इतना आज आपको एक इंट्रोडक्शंस में मुख्य रूप से पढ़ना था। अब इसके बाद जो मैंने अभी कहा था, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स जल्दी जल्दी अपने कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिख दें आज का क्वेश्चंस, आज का क्विज। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे और सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड का यूज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, जल्दी से जल्दी आप अपने आंसरों को मुख्य रूप से कमेंट्स बॉक्स में लिख दें।